एमए उत्तरार्ध के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की कक्षा में हम अन्योन्य क्रिया विश्लेषण यानी पूर्व में जो आपको वीडियो के माध्यम से अन्योन्य क्रिया विश्लेषण की तकनीक बताई गई थी, उसके ही आगे का विस्तृत रूप है, जिसमें आपने अध्ययन किया था कि अन्योन्य क्रिया विश्लेषण क्या है, कि किसी भी क्रिया के स्वरूप प्रतिक्रिया अर्थात दो केंद्रों के बीच पारस्परिक दूरी किस प्रकार की है, उन पारस्परिक दूरियों के संबंधों को व्यक्त करते हैं। और इसके लिए पांडे और रावत ने एक अलग ही अन्योन्य क्रिया मॉडल प्रस्तुत किया है, जिसमें पूर्व विकसित केंद्रीय स्थान के इंटरेक्शन एरिया को 4 मंडलों में बांटा है। यानी रावत ने बताया कि कोई भी केंद्र विकसित है तो वो उस विकसित केंद्र के जो अन्योन्य क्रिया का क्षेत्र है वो अलग अलग मंडलों में होता है। कोई किसी भी नगर के संपूर्ण क्षेत्र में एक समान इंटरेक्शन नहीं होता है, बल्कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन दूरी और आकर्षण की वस्तुओं यानी सेवाओं के आधार पर होता है। सेवाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं और दूरी कितनी दूर या नज़दीक है, उसके आधार पर इंटरेक्शन होता है। तो इसी आधार पर पांडे और रावत ने किसी भी केंद्र के 4 इंटरेक्शन एरिया निर्धारित किए हैं, 4 इंटरेक्शन एरिया में बांटकर बताया गया है। पहला है उच्च अन्योन्य क्रिया खंड, हाई इंटरेक्शन एरिया। ये क्षेत्र सभी कार्यों के लिए केंद्र स्थान पर आधारित एवं उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। यानी उच्च स्तर की जो सेवाएं हैं, यानी उसमें सभी कार्य केंद्रीय स्थान पर ही किए जाते हैं। वहाँ की पॉपुलेशन, जैसे किसी नगर के चारों ओर पहला जो खंड होता है 1 से 3 किलोमीटर तक के एरिया का, उसके रहने वाली पॉपुलेशन जनसंख्या को अपने सभी प्रकार के कार्य केंद्रीय स्थान से ही करते हैं। तो ये हाई इंटरेक्शन एरिया होता है, यानी सभी प्रकार की सेवाओं का उपयोग केंद्रीय स्थान से करते हैं। दूसरा खंड है मध्यम अन्योन्य क्रिया खंड, मीडियम इंटरेक्शन एरिया। ये क्षेत्र पहले और दूसरे तथा तीसरे स्तर के कार्यों के लिए, प्रथम द्वितीय और तृतीय स्तर की जो सेवाएं हैं उनके लिए केंद्रीय स्थान पर निर्भर होता है, तथा अन्य सेवाओं के लिए छोटे सेवा केंद्रों का, यानी चौथे प्रकार की पंचम प्रकार की जो निम्न सेवाएं हैं उनका उपयोग अपने समीपवर्ती छोटे सेवा केंद्रों का उपयोग करता है। यानी दैनिक उपयोगी छोटी मोटी आवश्यकताओं की जो वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं उनका उपयोग वो अपने आसपास के छोटे केंद्रों से करते हैं। तीसरा खंड है सामान्य अन्योन्य क्रिया खंड। ये प्रथम द्वितीय कार्यों के लिए केंद्रीय स्थान पर निर्भर रहते हैं तथा अन्य सेवाओं के लिए अपने निकटवर्ती सेवा केंद्रों का उपयोग करते हैं। यानी तीसरा खंड ऐसा होता है किसी भी नगर के या किसी भी सेवा केंद्र के पास, उसमें जो जो दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे छोटे सेवाओं के लिए अपने निकटवर्ती छोटे केंद्रों का उपयोग करते हैं। केवल बड़े प्रकार की सेवाएं, प्रथम और द्वितीय प्रकार की सेवाओं के लिए ही वो केंद्रीय स्थान पर निर्भर रहते हैं। चौथा खंड है न्यूनतम अन्योन्य क्रिया खंड, यानी मिनिमम इंटरेक्शन एरिया। ये मिनिमम इंटरेक्शन जो एरिया है वो नगर के किसी केंद्र के किसी सेवा क्षेत्र के सबसे बाहर का क्षेत्र होता है, जो केवल प्रथम प्रकार की सेवाएं जैसे उच्च शिक्षा, उच्च चिकित्सा या न्यायालय सेवा, इसके लिए बड़ी बड़ी सेवाओं के लिए ही केंद्र पर निर्भर रहता है। बाकी द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम प्रकार की सेवाओं के लिए वो अपने बाहरी क्षेत्र में छोटे सेवा क्षेत्रों का ही उपयोग करता है, उन पे ही ये निर्भर रहता है। इस प्रकार किसी भी केंद्र के 4 जो है इंटरेक्शन मंडल होते हैं, क्षेत्र होते हैं, खंड होते हैं। यानी निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि ये निर्धारण उपभोक्ता के व्यवहार पर निर्भर करता है। सांख्यिकी विश्लेषण से केवल अधिकतम शुद्ध परिणाम पर ही पहुंचा जा सकता है। अन्योन्य क्रिया सिद्धांत दो केंद्रों के बीच आर्थिक संबंधों की सामर्थ्यता ज्ञात करने के लिए
इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी हमने देखा कि पांडे और रावत ने किसी भी केंद्र पर अन्योन्य क्रियाखंड किस तरह से काम करते हैं। संपूर्ण क्षेत्र में एक ही प्रकार का इंटरेक्शन नहीं होता है, बल्कि दूरी बढ़ने के साथ इंटरेक्शन कम हो जाता है। केवल बाहरी क्षेत्र के लोग केंद्र में उच्च सेवाओं के लिए ही आते हैं, अपनी निम्न सेवाओं के लिए वो स्थानिक सेवा केंद्रों का उपयोग कर लेते हैं। अतः अन्योन्य क्रिया सिद्धांत से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि दो केंद्रों के बीच आर्थिक संबंधों की सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। किसी भी दो केंद्रों के बीच आर्थिक क्रियाएं उनके आकार के अनुसार धनात्मक रीति से तथा यानी आकार के अनुसार धनात्मक रीति से परिवर्तन होता है, परंतु उनके बीच की दूरी में ऋणात्मक परिवर्तन होता है। अर्थात इंटरेक्शन क्या है कि दो केंद्रों के बीच उनका आकार से तात्पर्य है जनसंख्या से, कि दो केंद्रों के बीच उनके आकार के अनुसार पॉजिटिव रूप से इंटरेक्शन होता है। उदाहरण के लिए जैसे कोटा और बूंदी दो नगर हैं, तो कोटा नगर का इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि कोटा जनसंख्या की दृष्टि से आकार में बड़ा है और अधिक सेवाओं को धारण करता है, इसलिए उसका इंटरेक्शन एरिया ज़्यादा है। बूंदी का आकार छोटा है, इसलिए बूंदी का इंटरेक्शन एरिया कम होगा, उसका आकर्षण कम होगा। दो केंद्रों की जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतनी ही ज़्यादा उनके बीच आर्थिक अन्योन्य क्रिया होगी, और उन केंद्रों के बीच जितनी अधिक दूरी बढ़ती जाती है उतना ही अन्योन्य क्रिया भी कम होती जाती है, यानी इंटरेक्शन कम होता जाता है। इस अन्योन्य क्रिया सिद्धांत को एक सूत्र के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इंटरेक्शन बराबर P1 इंटू P2 अपॉन D। क्या सूत्र है? इंटरेक्शन यानी I बराबर P1 इंटू P2 अपॉन D। P1 का मतलब है पॉपुलेशन ऑफ वन सेंटर, P2 का मतलब है पॉपुलेशन ऑफ सेकंड सेंटर, और अपॉन D का मतलब है डिस्टेंस, दूरी। इस सूत्र के अनुसार दो केंद्रों के बीच अन्योन्य क्रिया उनकी जनसंख्या तथा दूरी के अनुसार निकाल कर ज्ञात करते हैं, और इसके आधार पर ये मालूम करते हैं कि कौन सा नगर की आर्थिक अन्योन्य क्रिया ज़्यादा है और कौन से नगर की आर्थिक अन्योन्य क्रिया कम है। ये अनुपात है दो नगरों के बीच की जनसंख्या और उनकी दूरी का। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है इंटरेक्शन बढ़ता जाता है, परंतु जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है उनके बीच इंटरेक्शन कम होता जाता है। इस प्रकार अन्य बातों के समान रहते हुए नगर दो नगरों के बीच अन्योन्य क्रिया भी अपेक्षाकृत जो है वो दूरी से ज़्यादा प्रभावित होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अन्योन्य क्रिया सिद्धांत के द्वारा हम दो नगरों के बीच आर्थिक क्रियाओं में प्रतिस्पर्धा ज्ञात करते हैं। अर्थात दो नगरों के बीच इंटरेक्शन किस प्रकार होता है आर्थिक क्रियाओं में, इसको ज्ञात किया जा सकता है। ये सिद्धांत या ये विचारधारा मुख्यतः रेली के विचारधारा पर आधारित है, जिन्होंने फुटकर व्यापार के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था। रिटेल लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन, ये उन्होंने प्रतिपादन किया, और इसके आधार पे ही ये दो नगरों के बीच में आर्थिक क्रियाओं का इंटरेक्शन अन्योन्य क्रिया ज्ञात की जाती है। हालांकि ये जो नियम है भूगोल में अन्योन्य क्रिया इंटरेक्शन, ये न्यूटन के नियम से प्रेरित होकर ग्रहण किया गया है। भौतिक शास्त्र में न्यूटन ने दो मास द्रव्यमान के बीच में किस तरह से आकर्षण होता है उसके लिए ये प्रतिपादन किया गया था, परंतु सर्वप्रथम भूगोल में 1885 में द लॉ ऑफ माइग्रेशन नामक जो विचार आया, यानी स्थानांतरण किस तरह से होती है, जनसंख्या का माइग्रेशन कैसे होता है, उसको नियम के द्वारा रेमनस्टीन ने सन 1885 में इसका प्रतिपादन किया था। इसके बाद ईसी यंग ने 1924 में द मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन में बताया कि किसी केंद्र की विभिन्न स्रोतों से हो रहे स्थानांतरण की मात्रा उस केंद्र की आकर्षण शक्ति के अनुसार तथा दो स्रोतों के मध्य की दूरी के विलोमानुपात में होती है। ये संकल्पना वास्तविक रूप से
जो है सन 1941 से 1958 के मध्य स्टीवर्ट और जिप के द्वारा भूगोल में विभिन्न प्रकार की सूचनाओं, जुड़वा नगरों, वस्तुओं के आदान प्रदान, व्यक्तियों के माइग्रेशन यानी एक शहर से दूसरे शहर में श्रमिकों के स्थानांतरण प्रवाह से आधारित था और इस आधार पर भूगोल में ये इंटरेक्शन एनालिसिस प्रारंभ हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, रिसर्च मेथोडोलॉजी में ये जो सिद्धांत है अन्योन्य क्रिया सिद्धांत, ये ग्रेविटी मॉडल से ही संबंधित माना गया है। ग्रेविटी मॉडल का ही विस्तृत रूप है। अभी आगे चलकर जो अगला अध्याय आएगा ग्रेविटी मॉडल यानी गुरुत्व विभव, वो भी जो कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से प्रतिपादित किया है, उसी के आधार पर अन्योन्य क्रिया सिद्धांत यानी विभिन्न प्रकार की भौगोलिक दशाओं के आधार पर आर्थिक क्रियाओं में क्रियात्मक अनुभूति, आर्थिक क्रियाओं में अन्योन्य क्रिया इंटरेक्शन किस प्रकार से होता है, इसको पांडे ने विभिन्न सेक्टरों में बांटकर बताया और रेमनस्टीन ने इनको माइग्रेशन के आधार पर प्रतिपादित किया। और दो केंद्रों के बीच ये जो इंटरेक्शन है इसको सर्वप्रथम ईसी यंग ने भी इसको द मोमेंट ऑफ पॉपुलेशन के रूप में प्रतिपादित किया। इस प्रकार हम जानते हैं, आप समझ सकते हैं कि अन्योन्य क्रिया सिद्धांत भूगोल में दो नगरों के बीच या दो आर्थिक केंद्रों के बीच अन्योन्य क्रिया का उदाहरण है, जिसको हम उनकी पॉपुलेशन के आधार पर, उनकी दूरी के आधार पर सूत्र में रखकर भी इसका सूचकांक ज्ञात कर सकते हैं और ये बता सकते हैं सांख्यिकी विधि से कि दो नगरों की जनसंख्या को गुणा करके यदि उनके दूरी से विभाजित कर दिया जाए तो दो नगरों के बीच का भाग, बीच का पॉइंट ये आ जाता है कि कौन से नगर का इंटरेक्शन एरिया कितना बड़ा है और कौन से नगर का इंटरेक्शन एरिया छोटा है।